नमस्कार। नेपाल में राजा के समर्थन में कई बार रैलियां निकल जाती हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको बताते हैं कि नेपाल के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है या नेपाल में राजशाही सही थी। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चैनल है, ये चैनल नेपाल की सुख और समृद्धि के लिए काम करता है। हालांकि आप लोग सोच सकते हैं कि यह चैनल नेपाल का विरोधी है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन दोस्तों यह चैनल नेपाल का कहीं पर भी एक अंश भी 1% भी विरोधी नहीं है। आप सीधा समझें कि नेपाल यदि विकास करता है और नेपाल में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कार्य होता है तो उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे, और जब हम आपको उस चीज़ को दिखाएंगे तो आप लोग देखेंगे, उससे क्या होगा, हमारे डॉलर बनेंगे। आप सीधा ये समझें कि नेपाल के विकास चाहना इस चैनल की मजबूरी है, क्योंकि नेपाल में विकास कार्य नहीं होंगे तो हम समाचार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नेपाल में विकास कार्यों के समाचार अच्छे चलते हैं और हमें एक ही झटके में एक ही दिन में $80 $90 मिल जाते हैं। सही बात बता रहे हैं दोस्तों। तो हमारी मजबूरी है नेपाल में विकास चाहना, और वैसे भी हमारे नेपाल से व्यक्तिगत संबंध है। नेपाल विकास करेगा तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, यानी हमारी भी इज्जत होगी भारत में। यानी नेपाल के विकास से मुझे पैसा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि नेपाल विकास ना करे। मैं तो चाहूँगा कि नेपाल जापान जैसा विकास करे, ताकि हम नेपाल के विकास कार्यों पे न्यूज़ बनाते रहें और पैसा कमाते रहें। तो दोस्तों, यह चैनल नेपाल की सुख और समृद्धि के लिए काम करता है। आपको यदि ऐसा लगता है कि यह चैनल नेपाल का विरोधी है तो आप गलत हैं। यह चैनल नेपाल का विरोधी बिल्कुल नहीं है। अब आगे बात करते हैं नेपाल में राजशाही वर्सेस लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। नेपाल में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्टों का शासन हो जाए। पूरी तरीके से नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली आ जाएगी तो आप सोचते हैं कि नेपाल विकास करेगा? नहीं, किसी भी कम्युनिस्ट देश ने ज़्यादा विकास नहीं किया है चाइना को छोड़ के। और कम्युनिस्ट देशों के टुकड़े हो जाते हैं, लोकतांत्रिक देशों के टुकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जनता जब सरकार के खिलाफ होती है तो सरकार को ही गिरा देती है। ऐसा लोकतांत्रिक देशों में होता है और जनता का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में जब जनता विरोध पे उतारू होती है तो सरकारें नहीं गिरती हैं, बल्कि देश टूट जाते हैं। सोवियत संघ इसका एग्जाम्पल है। कम्युनिस्टों के या कम्युनिस्ट के प्रभाव में आने से नेपाल में नास्तिकता ज्यादा फैलेगी और दो धर्म स्थलों का देश नेपाल, हिंदू बौद्ध, एक नास्तिक देश बन जाएगा। यानी नेपाल की महान जो उपलब्धियां हैं उनसे नेपाल को जीरो प्रॉफिट होगा। तो कम्युनिस्ट की तरफ या नेपाल को कम्युनिस्ट देश बनाने की तरफ जाना नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। उत्तर कोरिया को देख लीजिए, चीन का पिछलागू बना हुआ है और कोई तरक्की नहीं की। दक्षिणी कोरिया अमेरिका का पिछलागू बना हुआ रहा तो उसने बहुत तरक्की की। 31,000 प्रति व्यक्ति आय है इस समय साउथ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया की $1,700 सालाना। केवल इतना फर्क है कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी में। चीन ने तरक्की वो बात अलग है, क्योंकि चीन के पास विशाल क्षेत्रफल है और उसके पास उतनी सुविधाएं थी और अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा है चीन को। यानी चीन ने जो तरक्की की वो अमेरिका के बल पर ही की, क्योंकि सोवियत संघ को तोड़ना था अमेरिका को, इसलिए चीन को पूरी मदद की और आज वही चीन अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। अब आप सोचेंगे कि राजा के समय में नेपाल गरीब था। देखिए दोस्तों, किंग वीरेंद्र ने 1975 में, नेपाली संवत शायद 2032 होगा, उस समय पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों के लिए नेपाल के दरवाजे खोल दिए थे। यानी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहा कि आप हमारे देश में आएं और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये कहा था किंग वीरेंद्र ने। तो आए भी हैं, बहुत सारी कंपनियां नेपाल में आई भी है। लेकिन जब से कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा नेपाल में 1996 के बाद, तो धीरे धीरे
नेपाल में सन 2000 के बाद तो और तेजी से नेपाल में जो फैक्ट्रियां खुली भी थी वो बंद होने लग गई। आपको पता होगा कि राजा के समय में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन जो है वो 70 नंबर पे था, कभी 72 पे जाता था, कभी 68 पर जाता था। और आज जब से कम्युनिस्ट शासन नेपाल में आया है, नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 120 से भी नीचे हो गया है। यानी अगर राजा ही लगातार रहता नेपाल में और कम्युनिस्ट शासन नहीं होता तो नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन इस समय 60 नंबर पर जरूर होता। यानी जो आज $1100 प्रति व्यक्ति आय है नेपाल की, ये इस समय $2500 जरूर होती। आप हिमालय के राज्यों को देखें, सिक्किम 5000 प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड 3000 प्रति व्यक्ति आय, हिमाचल प्रदेश 3000 प्रति व्यक्ति आय। तो नेपाल में कैसे 1100 प्रति व्यक्ति आय हो गई? ये हुई केवल कम्युनिस्टों के आने से। इन्होंने नेपाल में जो इंडस्ट्रीज खुली थी उसका सत्यानाश किया। हमने आपको बताया था कि नेपाल सन 2000 में फैक्ट्रियों के मामले में तेज होने लग गया था और कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी बनाने लग गया था। रफिया के बारे में हमने आपको बताया था कि रफिया का जो मटेरियल होता है उसका सबसे हल्का डेनियर निकाला था नेपाल ने। तो नेपाल उस समय इंडस्ट्रीज के लाइन में तरक्की करने लग गया था, लेकिन कम्युनिस्टों ने हड़ताल पे हड़ताल करके नेपाल की जो इंडस्ट्रीज है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इस समय कम्युनिस्ट पार्टी राज चला रही है, यानी सरकार देश को कम्युनिस्ट पार्टी ही चला रही है। आपके देश में कम्युनिस्टों के आने से मस्जिदें ज़्यादा खुली, चर्चें ज़्यादा खुली, हिंदू धर्म की जो मान्यता थी वो खत्म। इधर मंगोल नेशनल वाले आवाज उठा रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं। एक समय पहले मधेसी लोगों ने अलग देश की भी मांग चालू की थी। तो ये सब कैसे हुआ? ये कम्युनिस्टों के आने से हुआ। और दिन प्रतिदिन जातिवाद नेपाल में फैल रहा है। जैसे कि भारत में फैल चुका है वैसे ही जातिवाद नेपाल में फैल रहा है। आप 2-4 साल बाद देखेंगे नेपाल में बहुत ही ज्यादा जातिवाद फैल जाएगा। और जिस देश में जातिवाद फैलता है वो देश की अखंडता के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। कम्युनिस्टों के आने से एक ही चीज होगी, आपके देश में जातिवाद ज्यादा फैलेगा, अलग अलग गुट बनेंगे, सारी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान केवल कुर्सी के लिए होगा, देश के विकास पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि कम्युनिस्ट तो विकास कर रहे हैं, देश का सड़कें, रेलवे वगैरह वगैरह बना रहे हैं, तो राजा नहीं कर सकता था क्या? राजा होता तो राजा भी करता। कम्युनिस्ट कहां से? अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। चीन का लोन है, वो चीन के पैसे से बन रहा है वो, और चीन आपसे पूरा पैसा वापस लेगा, वो भी 5.5% ब्याज की दर से वापस लेगा। 1 रुपया भी चीन नहीं छोड़ेगा। और जब नहीं चुका पाओगे तो नेपाल का जो खनिज पदार्थ है वो सब चीन के अंडर में चले जाएगा, जैसे कि अफ्रीका और पाकिस्तान में हो रहा है। हेमनटोटा चीन के अंडर में क्यों गया? क्योंकि श्रीलंका के पास चीन को देने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए चीन के अंडर में हेमनटोटा जो बंदरगाह है वो चले गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो विकास कर रही है, क्या वो अपनी जेब से कर रही है? नहीं, वो चीन के पैसे से कर रही है या विदेशी कर्जे से कर रही है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जितना कम्युनिस्ट पार्टी ने विदेशों से लोन लिया उतना इतिहास में नेपाल ने कभी नहीं लिया। 100% कर्जा लेके आप अपना घर बनाओगे तो बैंक किसी न किसी दिन, यदि आप किस्त नहीं देंगे तो आपके घर को नीलाम कर देगा। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में कर रही है, पूरा का पूरा कर्जा लेके और नेपाल में विकास का कार्य कर रही है। अपना उत्पादन नेपाल का दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। और जो विदेशों में लोग काम करते हैं उनसे भी नेपाल को काफी आमदनी होती है। लेकिन जब नेपाल ज़्यादा कम्युनिस्ट हो जाएगा तो अरब देशों में भी नेपालियों को कम काम मिलेगा। अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की जो ऐड होती है वो भी कम होगी और भारत से व्यापार भी बहुत कम होगा। यानी जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पे सीधे फर्क पड़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था से नेपाल की अर्थव्यवस्था को ताकत नहीं मिल सकती है, क्योंकि चीन नेपाल से बहुत दूर है। चीन की जो मुख्य भूमि है वो 4000 किलोमीटर दूर है नेपाल से, और तिब्बत में नेपाल की केवल 4 या 6% जनसंख्या रहती है, और तिब्बत की 6-4% जनसंख्या से नेपाल का विकास नहीं होगा, क्योंकि तिब्बत में चाइना से जो सामान आता है
वो सामान काफ़ी महंगा हो जाता है। और तिब्बत से जब वही सामान नेपाल में लाया जाता है तो वो भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो सामान भारत से नेपाल में जाता है उसका रेट कुछ कम होगा और जो चाइना से नेपाल में आएगा उसका रेट कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि ढुआनी खर्चा। और नेपाल चीन को सामान नहीं बेच सकता है। अभी आपने देखा होगा कि 500-600 आइटम बोला था चीन ने कि हम नेपाल से खरीदेंगे, लेकिन वो 180-85 आइटम पर आ गया, उसमें भी क्वांटिटी बिल्कुल कम करके। यानी नेपाल के पास जो भी सामान है उसको जो बेचना है वो केवल और केवल बांग्लादेश को बेच सकता है और भारत को बेच सकता है। चीन नेपाल से कुछ नहीं खरीदेगा, क्योंकि चीन इस दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और नेपाल कोई ऐसी चीज नहीं बनाता है जिसकी आवश्यकता चीन को। चीन सब कुछ बनाता है दुनिया में। चीन को किसी दूसरे के सामान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चीन क्या आपसे सामान खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, आपकी गलतफहमी है। और जब नेपाल में सामान नहीं बिकेगा, उत्पादन ही नहीं होगा, तो विकास होगा कहां से? क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी उत्पादन ही होती है। जनता को धनी बनाता है उत्पादन। यदि सारी जनता उत्पादन करती है, वो सामान बिकता है, तो जनता धनी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी आपके देश को केवल जातिवाद दे सकती है, नेपाल का ईसाईकरण दे सकती है, नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चों का निर्माण दे सकती है, आपको नास्तिक बना सकती है। यानी लोक भी खराब और परलोक भी खराब। आप जो रोड सड़क देख रहे हैं नेपाल में, वो केवल कर्जे के पैसे का है और ऐसा राजा भी कर सकता था, लेकिन राजा ने देश को कर्जे में नहीं डुबोया। अब देखिए, राजा की बात करते हैं। राजा के समय में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन आज की अपेक्षा दुगना था, यानी ज़्यादा था। हालांकि उस समय दुनिया ज़्यादा गरीब थी, भारत भी गरीब था, सभी देश गरीब थे। प्रति व्यक्ति आय दिखने से भले ही कम लगे उस समय, लेकिन आज की अपेक्षा ज़्यादा था, ज़्यादा उत्पादन होता था। और हमने बताया ना कि अब तक नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $2500 हो जाती, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि कम्युनिस्टों ने नेपाल की सारी इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिया। हमने आपको बताया था कि भिरकुटी पेपर मिल 10 और 12 जीएसएम का कागज तैयार करना चाहती थी, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि कम्युनिस्टों ने उसकी भी हालत पंचर कर दी। और अगर नेपाल में कम्युनिस्ट होते ही नहीं तो क्या होता? नेपाल आज भी एक हिंदू देश बना हुआ रहता। और 2014 के बाद हिंदू कुछ जाग गए। जब से मोदी आया तो क्या होता? भारत के 80-90 करोड़ हिंदू का एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होता नेपाल। हालांकि आज भी भारतीयों का एक आस्था का केंद्र है नेपाल, लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अब नेपाल सेकुलर देश हो चुका है। और नेपाल यदि पूर्ण हिंदू राज होता तो दुनिया भर के 1 अरब से ज़्यादा हिंदुओं का मुख्य आस्था का केंद्र होता नेपाल। आप खुद ही सोचें कि भारत में जब राजा जाता था तो राजा का सम्मान कुछ और ही होता था, और जब कोई प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका सम्मान क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए। नेपाल का प्रधानमंत्री भारत में जाता है तो उनका उतना सम्मान नहीं होता है और जनता द्वारा भी उतना सम्मान नहीं होता है। लेकिन जब राजा जाते थे नेपाल में तो जनता भी मन से सम्मान करती थी राजा का, और सरकारें भी मन से सम्मान करती थी राजा का। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा अकेला मालिक होता है देश का, इसलिए राजा के ऊपर प्रेशर डालना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। इतना आसान नहीं है कि राजा के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, लेकिन नेताओं पे प्रेशर डाला जा सकता है। अब प्रधानमंत्री ओली चीन या अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो उन्हीं की पार्टी के सांसद लोग उनका विरोध कर देंगे, क्योंकि सांसद जो लोग होते हैं वो पैसा खा जाएंगे दूसरे देशों से, और ये नेपाल में हो ही रहा है। नेपाल ही नहीं, भारत में भी ऐसा होता है। तो आप सीधा समझें, यदि नेपाल में कम्युनिस्ट होते ही नहीं तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय इस समय $2500 जरूर होती, लेकिन कम्युनिस्ट आए और नेपाल की प्रति व्यक्ति आय दिन प्रतिदिन कम होती गई और इस समय $1100 है। हालांकि पहले दिखने में जरूर कम था, लेकिन समय के हिसाब से पहले के
प्रति व्यक्ति आय को अब के समय में डालेंगे तो पहले की ज्यादा ही नजर आएगी। कम्युनिस्ट और लोकतंत्र नेपाल को केवल विभाजन दे सकता है, जातिवाद दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन किंग अगर दोबारा आ जाते हैं तो पूरी दुनिया में नेपाल का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दोबारा नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो दुनिया भर के 1 अरब हिंदुओं का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र होगा नेपाल। क्योंकि उन सब हिंदुओं को क्या लगेगा कि हमारा भी एक देश है और वो है नेपाल, और वो नेपाल आने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि अब 2014 के बाद हिंदू जाग गए हैं। सभी हिंदुओं के लिए नेपाल एक मंदिर होगा फिर, और जानते हैं कि मंदिरों की भी कमाई अच्छी होती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेपाल के लिए कम्युनिस्ट, लोकतंत्र, इनसे अच्छा मोनार्की यानी राजशाही ज्यादा अच्छा है, ये मेरा सोचना है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।